नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक क्वेश्चन हमेशा मेरी लाइव एस्ट्रोलॉजी के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और आप में से भी काफ़ी लोगों का होता है। व्हेन विल आई गेट मैरिड? हमारी शादी कब होगी? और इसके चक्कर में आपको कई कई तरीके के कई कई रीजंस बताए जाते हैं, मांगलिक से लेके और भी कई रीजंस बताए जाते हैं, कई उपाय भी करवाए जाते हैं, मगर उसके बाद भी शादी नहीं होती। और उसके बाद सामने वाले का क्वेश्चन आता है कि जी मेरी शादी तो हुई नहीं, मैंने तो ये भी उपाय कर दिया था। कई बार हम उपाय बड़े बेमन से करते हैं कि हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि जो कह रहे हैं वो होगा। कई बार हम विश्वास से भी करते हैं तो सक्सेस रेट बहुत कम होती है। तो ये वजह क्या है कि हम कब जान सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी? तो इसके बारे में मैं आपको आज क्लियर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे हम किस चीज़ को देख सकते हैं कि किससे पता चलेगा कि हमारी शादी होगी कब तक। दूसरी प्रॉब्लम बताऊंगा और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन भी जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम, रेमेडी क्या है कि कैसे शादी हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने अक्सर सुना है कि जब भी आप पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी तो सब बताया जाता है कि आपके सातवां लॉर्ड है वो कहाँ है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड। देखिए, हम सब जानते हैं कि शादी के लिए क्या ज़रूरी होता है, सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट बताई जाती है कि ये जो सेवंथ लॉर्ड है ये कहाँ प्लेस है। अगर ये प्लेस है तो कहीं पीड़ित तो नहीं है, पीड़ित है तो किसी और गलत पापी ग्रह के साथ तो नहीं बैठा। अगर तो इसमें कंडीशंस कैसे देखी जाती है, पहले हम उसमें बात करते हैं। अगर तो वो पापी ग्रह के साथ बैठा है तो हम पापी ग्रह का उपाय करते हैं। मान लीजिए वो शनि के साथ बैठा है तो हम शनि का उपाय करते हैं, शादी फिर भी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि उसमें दृष्टि होती है किसी पापी ग्रह की, पापी ग्रह राहु केतु शनि मंगल को भी कह देते हैं कई बार। तो अगर इसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो उसको एक तरह का मांगलिक बना देंगे हम, या कहेंगे मांगलिक है, या फिर हम कहेंगे हम मंगल का या इन पापी ग्रहों के हम लोग उपाय करते हैं। उसके बाद भी सक्सेस रेट नहीं मिलता कि शादी हो रही है, शादी नहीं हुई। वजह क्या है? उपाय करने में तो 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने में चांस की बात है कि कई बार शादी हो जाती है, ज़्यादातर कई बार होता है कि नहीं होती है। वैलिड बेस नहीं है। वैलिड बेस क्या है इसका? पापी ग्रह के साथ बैठा है इसलिए शादी नहीं हो रही, या सातवें हाउस में मंगल बैठा है इस वजह से शादी नहीं हो रही। आज मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से भी समझाऊंगा, मगर पहले हम इसके बेस की बात करते हैं कि देखिए बेस क्या हो सकता है। होता क्या है कि हम, ये बिल्कुल बात सही है कि सातवां हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है शादी के लिए, क्योंकि सातवां हाउस देखना जरूरी है, क्योंकि पहला हमारा हाउस तो सातवां वाइफ का। तो सातवें हाउस के इन्वॉल्वमेंट के बिना शादी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल कंफर्म है, इस बात में कोई राय नहीं है। मगर हमने उपाय किसका करना है, ये चीज़ की डिपेंड करना है, क्योंकि प्रॉब्लम का उपाय करना है ना। दर्द हाथ में हो, आप खा कोई ऐसी पेन किलर रहे हो जो दांत की हो, तो वो दांत का इलाज होगा, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पेन किलर का बेनिफिट नहीं होगा। जिस चीज़ का इलाज करना है हमें दवाई भी उसी चीज़ की खानी है। ये बात तो आप समझते हैं और ये सारे आप मानते भी हैं। अब हम बात करते हैं कि शादी के लिए कौन सा जरूरी है। शादी के लिए जरूरी है सातवां हाउस, ये हम सब जानते हैं। सातवें हाउस में हम कभी प्लेनेट देखते हैं कौन सा बैठा हुआ है, अगर कुछ नहीं बैठा हुआ तो हम देखते हैं उसका लॉर्ड कहाँ पे है, वो भी अग्री। उससे पहले हम एक चीज और बताते हैं कि हमें सातवें हाउस के साथ 11वां हाउस भी देखना है। क्यों देखना है मैं आपको बताता हूँ। 11वां हाउस कभी भी सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो 11वां हाउस है, ये जो हाउस होता है ये प्राप्ति का हाउस होता है। वाइफ प्राप्ति, स्पाउस मतलब हस्बैंड प्राप्ति। अगर स्पाउस प्राप्ति नहीं होगी, साथ में 11वां हाउस नहीं अटैच होगा, तो प्राप्ति कैसे होगी, शादी होगी कैसे? अगर शादी का सातवां है तो उसके साथ 11वां हाउस होना बहुत जरूरी है। सातवें के साथ 11वां हाउस अगर नहीं होगा तो शादी के अंदर प्राप्ति नहीं होगी इस चीज की। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि सातवां और 11वां इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा, मगर हमें ये चीज एक नोट करके रखना है कि सातवें और 11वें का रिश्ता होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अच्छा, एक चीज और बताइए, एक चीज और समझने की जरूरत है कि सातवां जो हमने क्यों बोला जाता है कि वीनस का हाउस है, बार बार कहते हैं वीनस कारक होता है, इसीलिए कहा जाता है। वीनस हम सब जानते हैं कि वीनस सातवीं राशि का लॉर्ड होता है, तुला राशि का, इसीलिए वो 7 नंबर आता है, तो वो मेष राशि के हिसाब से बोला जाता था। वीनस एक नेचुरल कारक है शादी का,
तो वीनस की अगर आपकी दशा चल रही है तो शादी के चांसेस जो नॉर्मल ग्रहों के अंदर अगर 20% है तो वीनस के अंदर आते ही वही 80% हो जाएंगे। इतना फर्क पड़ता है वीनस की दशा में। वीनस की दशा में हम बात कर रहे थे कि 7वां और 11वां हाउस जरूरी है और पावरफुल होना चाहिए। अगर 7वां और 11वां पावरफुल है तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कब होगी शादी, तो कब पे इंपॉर्टेंट है, कब का जरूर हम ध्यान रखेंगे और एंड में मैं इसकी रेमेडीज भी आपको बताऊंगा। तो आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। कब से पहले हमें क्या चीज़ें देखनी है, वो स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। हम ये तो देखते हैं कि हमारी क्या चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, मगर हम इसके दुश्मन नहीं देखते कि जो शादी में अटकन डालते हैं कि शादी होने में, मतलब एक्चुअल कोई फिजिकल दुश्मन नहीं है जिसकी मैं बात करूँ कि कोई दुश्मन आपका कोई आदमी रोक रहा है या कोई औरत रोक रही है, ऐसा नहीं है। दुश्मन का मतलब हो गया हमारी अपनी कुंडली के अंदर हमने देखना है कि क्या नेगेटिव है जिसकी वजह से शादी रुक सकती है। पॉजिटिव क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया कि 7वां हाउस और 11वां हाउस। नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव क्या हो सकता है कि अगर इसके ऑपोजिट हाउसेस पॉजिटिव हो जाए तो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम हमेशा जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि जो 12वां भाव होता है वो पहले भाव का नाश करता है। तो अगर 7वां हाउस शादी का है तो उसका नाश कौन मारेगा? छठा हाउस। अगर 7वां शादी का है तो उसका जो 12वां है वो छठा पड़ा, तो छठा जो नाश मारेगा वो शादी का मारेगा। छठा और 11वां मैंने भी बताया, 7वां और 11वां, तो छठे का और 11वें का 12वां कौन सा हुआ? 11वें का अगर हम राशि घूमें तो 12वां जो हाउस बनता है वो 10वां हाउस बनता है। तो 10वां हाउस और छठा हाउस अगर स्ट्रांग है कुंडली के अंदर तो शादी के अंदर देरी होगी। यहां तक कि नो मैरिज के भी योग हो सकते हैं कि ना हो शादी। कब नहीं हो वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हमने ये देखना है कि छठे और 10वें का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। क्यों छठा और 10वां स्ट्रांग नहीं होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। 7वां और 11वां शादी का हुआ, छठा और 10वां प्रोफेशन का होता है, आपकी जॉब का होता है, आपकी पोजीशन का होता है। 10वां आपकी प्रोफेशन आपकी पोजीशन का होता है, छठवां जॉब का होता है। जब ये दोनों हाउस स्ट्रांग होते हैं तो आपको लगता है कि शादी इजीली जल्दी होती है, क्योंकि आदमी का जो फोकस होता है। अभी होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। सपोज दशा चल रही है छठे और 10वें हाउस की, किसी की छठे हाउस में जो ग्रह बैठा है या छठे हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है छठे और 10वें की। अब छठे और 10वें की अगर दशा चल रही है तो यानी इस आदमी का जो फोकस होता है वो सिर्फ वर्क में होता है, प्रोफेशन में होता है। आप अपने बच्चों में से देखिए, किसी की भी अगर ये दशा चल रही होगी, आप उसको बोलेंगे शादी कर ले बेटा, शादी कर ले, तो वो उसने एक ही बात कहनी है कि अभी मैं अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मेरी जॉब अभी परमानेंट नहीं है, मैं जॉब की तरफ फोकस करना है, मेरी जॉब परमानेंट होने दो, उसके बाद मैं इसकी तरफ देखूंगा, या मुझे अभी आगे बढ़ना है, मुझे और कंपनीज खोलनी है। या फिर प्रोफेशन अगर गर्ल का बहुत स्ट्रांग होता है तो वो कैसे अपने से डाउनग्रेड लड़के के साथ शादी कर लेगी? नहीं कर पाएगी। समाज परमिशन नहीं देगा, उसकी खुद की जो उसकी अपनी इनर फीलिंग भी नहीं आएगी कि मैं अगर उसका पैकेज मान लीजिए 2 लाख का है तो वो कैसे 1 लाख के पैकेज के साथ चली जाएगी? लव मैरिज होगी मगर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते करते वो कई बार सोचेगी। और हो भी सकता है ऐसा कि अगर प्रेशर के अंदर उसने शादी कर ली, कि मान लीजिए कोई दशा सडन मैरिज हो गई, कि सडन मैरिज के चांसेस बने और शादी हो गई, तो उसके बाद वो मैरिड लाइफ स्पॉइल रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रोफेशन की तरफ भागेगी, वो प्रोफेशन की तरफ भागेगी और ऑटोमेटिकली जो मैरिड लाइफ होगी डिस्टर्ब होगी। ये प्रोफेशनल कॉम्बिनेशंस आईएएस ऑफिसर्स का होता है। आप आईएएस ऑफिसर्स की हॉरोस्कोप कभी भी देखना, या उनकी हॉरोस्कोप तो नहीं आप देख पाएंगे, आप उनकी कभी भी न्यूज़ भी देखिएगा। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं मगर सुसाइड से मरते हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट से कई गए हुए हैं। क्या वजह होती है? पोस्ट हायर होती है, सब कुछ हायर होता है, मगर मैनेज नहीं कर पाते, तो फैमिली लाइफ नहीं मैनेज कर पाते। जितने भी प्रोफेशन स्ट्रांग होते हैं, जितने भी लोग प्रोफेशन में स्ट्रांग होते हैं, अपने जीनियस होते हैं, पैसा भी अच्छा आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली उनके जो पार्टनर्स होंगे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे, मगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। कहीं ना कहीं से आप देख सकते हैं कि मैरिड लाइफ पे इफेक्ट आता है। अब होता क्या है कि हमने क्या देखना है कि इसके अंदर दशा किसकी चल रही है। अगर तो दशा चल रही है छठे हाउस की और 10वें हाउस की, तो
शादी होने के चांसेस नहीं है। दशा कितनी देर की है, आपने ये देखिए, दशा कितनी देर की है। दशा अगर छठे और 10वें की ज्यादा है तो तब तक अटका रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम हमेशा जब भी रेमेडीज करते हैं, रेमेडीज किसकी करेंगे, 7वें और 11वें की, कि 7वें को पावरफुल बनाना है, 7वें की रेमेडीज करेंगे। मैं रेमेडीज की बात कर रहा हूँ। अब हम रेमेडीज के अंदर क्या करते हैं, हम 7वें और 11वें हाउस की, 7वें की ज़्यादातर करते हैं कि 7वें में कौन सा ग्रह बैठा है या कौन से प्लेनेट के ऊपर दृष्टि है, उन सब की तो हम हमेशा वो करते हैं रेमेडीज। मगर हमें ये नहीं पता कि उसकी दशा नहीं छठे की चल रही है। छठे की अगर छठा और 10वां पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली 7वां और 11वां डाउन हो गया। एक चीज का पावरफुल होने का मतलब है कि दूसरी चीज का डाउन हो गया। तो अगर छठवां और 10वां पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली 7वां और 11वां डाउन है। तो इसके हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले एक चीज कि हमें सबसे पहले वेट करना है 7वें और 11वें की दशा आने का, कि 7वें प्लेनेट की दशा और 11वें प्लेनेट 11वें हाउस की दशा आने पे अगर इन दोनों की दशा आती है तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमें जो रेमेडीज पे फोकस करना है वो हाउसेस को शांत, रेमेडीज का मतलब क्या होता है, इलाज करना। 7वें को तो पावरफुल करना है तो उसका इलाज थोड़ी करना है। तो इलाज हमने 7वें का नहीं करना, हमने जो इलाज करना है वो छठे और 10वें का करना है। हमें ऑटोमेटिकली इसका नेचुरल इलाज ये भी कर सकते हैं हम कि हमें पता है कि हमारी शादी में प्रोफेशन कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, कुछ टाइम के लिए हमें उसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा प्रोफेशन को, कि शादी हो जाए, क्योंकि टाइम से अगर शादी नहीं होगी तो फिर मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। कई लोग प्रोफेशन अपना स्ट्रांग करने के बाद शादी करते हैं, फिर उसकी उस हिसाब से शादियां मतलब होती हैं। आजकल का ट्रेंड आपने देखा है कि शादियां, जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं वो शादी करना ही नहीं चाहते। या तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या फिर वो सरोगेसी के थ्रू अपने बच्चे आगे, जो अपना वंश आगे चलाने की कोशिश करते हैं। शादी के फोकस में वो रहते ही नहीं है। इस वजह से भी शादियां जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही। हमें वेट करना है कि 7वें हाउस की और 11वें हाउस की दशा कब आ रही है। इनकी दशा आएगी, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा, आपको राइट लेफ्ट भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब पावरफुल पीरियड आता है, पावरफुल पीरियड आने के बाद ऑटोमेटिकली आपके काम हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली रिश्ता बन जाता है। यही कॉम्बिनेशंस आपको होते हैं इसके साथ, लव मैरिज के साथ भी। लव मैरिज के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर जब तक वो पॉजिटिव पीरियड नहीं आ रहा होता ये प्रॉब्लम आएंगी। जब 7वें और 11वें हाउस की आ जाती है दशा तो ऑटोमेटिकली ये फर्क पड़ जाता है, आपका ऑटोमेटिकली शादी होने के चांसेस बन जाते हैं। अब मैं आपको एक कुंडली के थ्रू दिखाता हूँ कि कुंडली में सपोज ये रिश्ता कैसे बनता है, कि कब छठा और 10वां स्ट्रांग होता है, कब 7वां और 11वें की दशा आती है। तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शादी कैसे होगी। ये देखिए कुंडली आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस कुंडली के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो बुध बैठा हुआ है 10वें हाउस में और शुक्र बैठा हुआ है 11वें हाउस में। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र किस किस के फल देगा, शुक्र देगा 7वें के, 11वें के और दूसरे के, क्योंकि दूसरे और 7वें का वो लॉर्ड है और 11वें के अंदर बैठा है। तो इसका मतलब वो 7 और 11 के फल दे रहा है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं बुध को। बुध किसके अंदर बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है 10वीं राशि के अंदर, 10वें हाउस के अंदर। और किस किस के फल देगा, वो फल देगा वो तीसरे के और छठे के और 10वें के, क्योंकि वो छठे का लॉर्ड है। वो छठे का, तीसरे का लॉर्ड है और 10वें में बैठा हुआ है। तो अब जब भी, अब छठे और 10वें का हो गया, अब अगर बुध की महादशा चल रही है तो शादी होना मुश्किल है। मैं नहीं कहूँगा नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज बनते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही एक क्राइटेरिया बनता है, बहुत सारे क्राइटेरिया बनते हैं। इनके नक्षत्र देखने पड़ते हैं और सब लॉट देखने पड़ते हैं। मगर अगर बेसिक आइडिया अगर आप समझ गए हैं तो ये है कि अगर बुध की महादशा चल रही है तो ये समझ लीजिए कि शादी होना बहुत मुश्किल है। और वीनस की दशा का हमें वेट करना पड़ेगा। वीनस की दशा कब आएगी, केतु के बाद। इस वजह से लेट मैरिजेस होती हैं। हम पूछते हैं ना कि लेट मैरिज क्यों हो रही है, लेट मैरिज की वजह ही यही है कि अगर उसकी दशा नहीं आई हुई, अगर दशा आएगी, जैसे ही वीनस की दशा आएगी रिश्ता मिलना शुरू हो जाएगा और शादी हो जाएगी। जब तक वीनस की दशा नहीं आएगी इस केस में शादी नहीं हो सकती। इस केस के अंदर बुध की अगर अंतरदशा आएगी तो काम रुक जाएगा। मान लीजिए शनि की दशा आई, आपको लड़की पसंद आई, अब बात होने वाली है,
आपने इसको टाल दिया 10 दिन, 15 दिन, महीना, और बुध की दशा आ गई उसके बाद, तो ये अटक जाएगा काम। फिर ये तब होगा जब ये बुध की दशा खत्म होगी। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकली बनते हैं। बेसिकली इसका हमने जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो यही कि हमें पॉजिटिव टाइम का वेट करना है। नेगेटिव टाइम को कैसे दूर करना है इसके बारे में एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि नेगेटिव टाइम को कैसे हम कम कर सकते हैं। मगर शादी होगी तब जब पॉजिटिव टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। तो ये था कि आप लोगों के साथ कि आपको राइट टाइम का वेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्दी आपसे मिलता हूँ एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ रहे।